आज का टॉपिक है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। हम पहले नेफ्रॉन के बारे में बात कर चुके हैं, अब बारी है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की। इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्ज़ाम पर्पज़ से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार इसको पूछा गया है। तो चलिए इसको कहते क्या है। देखिए ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो आपके नियर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ग्लोमेरुलस क्या था, टफ कैपिलरीज था, उसके मध्य में ये जो ऑर्गन है ये प्रेजेंट होता है और ये बनता है मैक्यूला डेंसा से, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंशियल सेल से एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से। अब मैक्यूला डेंसा क्या है। देखिए मैक्यूला डेंसा के बारे में भी अपने थोड़ा सा आइडिया लिया था कि थिक असेंडिंग सेगमेंट का पार्ट होता है, जो एंड पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है थिक असेंडिंग का, उसको अपन क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा कहते हैं। ये एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के मध्य में आता है और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक में। ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक जो है अपन यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ेंगे, लेकिन आइडिया दे देती हूँ कि होता क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है मैक्यूला डेंसा के द्वारा, और रीनल ट्यूब्यूल जो होती है वो भी इसमें सहायक होती हैं। तो ये आपकी GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है, तो उसके लिए आपका ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक होता है और मैक्यूला डेंसा इसका इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। और दूसरा ये थ्रोम्बोक्सिन A2 भी सीक्रेट करती है, हार्मोन है, इसको ये सीक्रेट करता है। अब नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंशियल सेल्स क्या होती है। देखिए इनको लेसिस सेल्स भी कहा जाता है या फिर एग्रेन्युलर सेल्स भी कहते हैं। देखिए ग्रेन्युलर का मतलब होता है दानेदार संरचना होना, अगर इसमें दाने नहीं है तो उसे एग्रेन्युलर कहा जाएगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ट्राइंगुलर रीजन में बिटवीन इफरेंट, एफरेंट एंड मैक्यूला डेंसा। तो ट्राइंगुलर रीजन होता है उसमें मैक्यूला डेंसा इफरेंट एफरेंट आर्टीरियोल के मध्य प्रेजेंट होती हैं और ये सीक्रेट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड साइटोकाइन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड साइटोकाइंस जो होते हैं ये भी आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बड़ी ही मतलब प्रक्रियाओं में कार्य करते हैं। तो हम जैसे जैसे करके आगे बढ़ते जाएंगे और आपका जब एंडोक्राइन सिस्टम आएगा तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में भी बात होगी और काफ़ी जगह भी इसकी बात होगी। तो फिलहाल जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस पे वापस आते हैं। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ इसका। आप देखिए ये जो गोला सा दिखाई दे रहा है, आपको बॉल टाइप में दिखाई दे रहा है, ये मैक्यूला डेंसा है जो आपकी ग्लोमेरुलस, ये टफ कैपिलरीज यहाँ जो बनती हैं, और ये आपकी एफरेंट आर्टीरियल हो गई, ये एफरेंट हो गई, और उसके मध्य में आपके क्या प्रेजेंट है, मैक्यूला डेंसा प्रेजेंट है। और ये जो आप देख रहे हो रेड कलर की जो बना रखी है ये कैपिलरीज हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये जो एक छोटी छोटी जो सेल्स हैं इनको जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहा जाता है। जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो मैंने बताया था कि ये 3 पार्ट से मिलके बना होता है, तो तीसरी जो सेल्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट होती हैं। और ये ग्लोमेरुलर मेसेंशियल सेल्स हैं जो ये कैपिलरीज हैं इनके मध्य, यानी इफरेंट एफरेंट आर्टीरियोल के मध्य और आपकी मैक्यूला डेंसा के मध्य, ये देखिए यहाँ पर भी मिल रही हैं। तो इन सब के मध्य जो है आपके एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंशियल सेल्स पाई जाती हैं। तो ये तीनों जो मिलकर के आपका क्या बना रहे हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बना रहे हैं। ये वॉमन कैप्सूल था ही, इसके बारे में हमने बात कर ही ली थी। तो देखिए अब आई थिंक हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसकी संरचना पे वापस आते हैं। देखिए अब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या कहती हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल्स होती हैं और ये सिचुएटेड होती हैं वॉल ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल। तो वॉल ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल पे ये प्रेजेंट होती हैं। अभी अपने पढ़ा था कि जस्ट एफरेंट आर्टीरियोल के मध्य में ये प्रेजेंट थी। आपने यहाँ पे देखा था ना, ये वाली, ये जो थी ना, ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है। तो ये एफरेंट आर्टीरियोल हो गई और उसकी जस्ट साइड में ये प्रेजेंट है, तो उन्हें जक्स्टाग्लोमेरुलर
सेल्स कहते हैं। तो एफरेंट आर्टरी से सटी हुई रहती हैं, उसके पास में प्रेजेंट होती हैं और इनको अपन ग्रैनुलर सेल्स भी कहते हैं। अब आते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के फंक्शंस पे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शन। सबसे प्राइमरी फंक्शन तो इसका रेनिन का सीक्रेशन करना और प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन करना। रेनिन जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बीपी रेगुलेशन में। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का आपने नाम सुना होगा, तो वही रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है जिसमें रेनिन जो सीक्रेट होता है वो आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से सीक्रेट होता है। और ये जो मैकेनिज्म है ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि भाई ये मैकेनिज्म है क्या। ये मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से है, इसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसको डायग्रामेटिक तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं। स्टिमुलेशन माने होता है कि कौन इस प्रक्रिया को स्टार्ट करता है, इसको स्टिमुलेट कौन करता है। जैसे ही आपका बीपी जो है वो लो जाता है या फिर आपके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कमी होती है या फिर सिंपैथेटिक प्रक्रिया जनरेट होती है या फिर लो प्लाज्मा सोडियम होता है, ये क्या करेंगे आपके स्टिमुलेंट फैक्टर्स हैं और ये आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस को स्टिमुलेट करेंगे रेनिन सीक्रेट करने के लिए, जिससे प्लाज्मा के अंदर जो एंजियोटेंसिनोजिन एंजाइम है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपके जो लंग्स हैं वहाँ से एस सीक्रेट होता है। एस का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में तो रेनिन ने कन्वर्ट किया, फर्स्ट को सेकंड में एस ने कन्वर्ट किया, सेकंड को थर्ड में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनेसिस एक एंजाइम होता है, और थर्ड को फोर्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी यही इसको थर्ड, सेकंड से थर्ड में और थर्ड को फोर्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए एंजियोटेंसिन जो थर्ड है उसका सीधा किस पर प्रभाव पड़ता है, एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन पे, और जो आपका क्या करता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। देखिए कि जब आपका बीपी यानी वॉल पर लगने वाला ब्लड प्रेशर जो है वो वॉल पे लगने वाला प्रेशर होता है जो आर्टरी की वॉल पे लगता है ब्लड के द्वारा। जैसे ही ब्लड की कमी हो जाएगी या ब्लड में पानी या फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि वॉल पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसको प्रेशर मेंटेन करने के लिए या तो उसका जो डायमीटर है वेसल्स का वो छोटा कर दे। वो छोटा कैसे होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन से, सिकुड़ने से। जैसे ही वेसल्स सिकुड़ेंगी तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा बीपी अपने आप ही उस पर वॉल पे प्रेशर जो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा और वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। या फिर सेकंड और थर्ड एंजियोटेंसिन होते हैं वो डायरेक्ट एक्शन करते हैं, जीएफआर को रेगुलेट करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रेगुलेशन होता है, बीपी को इंक्रीज कर देते हैं, वाटर इनटेक या वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देंगे और एडीएच को सीक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। एडीएच क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जो वाटर और सोडियम को वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको बॉडी से बाहर निकलने नहीं देता। तो जो ट्यूब्यूल्स होती हैं नेफ्रॉन की वहाँ से वापस इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर दिया जाता है। तो ये है रेनिन का फंक्शन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन पे कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, ये कंसेप्शन यानी कंसीव करने में, मेंस्ट्रुएशन में, पार्ट्यूरेशन यानी लेबर के बाद डिलीवरी में, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन में, और किडनी के द्वारा जो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन होता है उस पर ये कंट्रोल करके रखता है। तो ये आपके फंक्शन थे प्रोस्टाग्लैंडिन के। आई होप कि आपको जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस भी समझ में आ गया होगा और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है एग्ज़ाम में और इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। प्लस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।